कि लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स विद आउट आइल्स। टॉफल का टेस्ट बहुत हार्ड है, जैसे कि आइल्स के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, टॉफल के भी कुछ मॉड्यूल्स हैं। रीडिंग के कुछ मॉड्यूल्स लेंथी होते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो टॉफल इज़ अ हार्ड एग्जाम। वाई टॉफल व्हेन आइल्स इज देयर? अगेन TOEFL American universities, 9 out of 10 American universities accept this exam. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो डॉक्टर साहबा ने काफ़ी कुछ बता दिया आपको फ़ौरन के बारे में, और जब वो बता रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं नॉस्टैल्जिया में चला गया हूँ। इट टुक मी टू द टाइम व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू डॉक्टर साहबा। और आपने वैसे तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। आज इस सेशन में हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को बताएं कि जो आप फॉरेन स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें देयर आर अ प्लेथोरा ऑफ हर्डल्स, बैरियर्स। एक्चुअली दे आर नॉट बैरियर्स, दे आर बैरियर्स क्रिएटेड बाय अस। उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम एक नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के रिहायशी हैं, तो हमें वो ऐसा लगता है कि वो कुछ बैरियर्स हैं। तो आज की जो डिस्कशन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ऑफ मी, आई एम आतिफ याकूब एंड आई गॉट माई मास्टर्स फेलोशिप फ्रॉम यूनिटेक इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, न्यू जीलैंड, ऑकलैंड, एंड currently I am working in a public sector university. Moreover, I am teaching IELTS and TOEFL in one of the renowned institute in Lahore, which is called Peckins. So Peckins is in the business for the last 10 years, and it has been preparing students for many years now. And we have this privilege that approximately 50,000 of our students are across the globe. So for the last 4.5 years, I can just tell you that approximately scores of my students are in abroad. So आज का जो टॉपिक है वो बहुत अहम आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि अगर आपने कोई भी पोस्ट ग्रेड या PhD स्कॉलरशिप लेना है तो उसमें आपको इन प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स के दिए बगैर आपको कोई स्कॉलरशिप बहुत रेयर है कि मिले। लेट्स मूव ऑन। जो अगेन आई टेल यू कि मेरा पर्पज़ है कि आप लोगों को ऐसा गाइड किया जाए कि कल को आप लोग जब ग्रेजुएट हो जाएं या आप अपना MPhil कर लें तो आप लोगों के जहन में ये कन्फ्यूजन ना हो कि हम लोग कौन सा एग्ज़ाम दें। आपके किसी दोस्त ने बता दिया कि ये फ़लाँ टेस्ट अच्छा है तो आप वो देने चले गए, जबकि आप उस पैटर्न से एक्वेंटेड हो ही ना। मोरओवर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है कि क्योंकि हमारा ये इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है। हमने इंग्लिश पढ़ी लेकिन हमारी इस इंग्लिश को जज करने का क्राइटेरिया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है वो बहुत डिफरेंट है। फर्दरमोर स्टूडेंट्स को अपनी एबिलिटीज़ पे कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं रहता क्योंकि ये एक एग्ज़ाम ऐसे हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम है जहां आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 से 50 हज़ार रुपये एक एग्ज़ाम के लिए पे करना पड़ता है। सो जब कभी स्टूडेंट कोशिश करते हैं किसी स्कॉलरशिप के लिए तो सबसे पहले ये अमाउंट उनके माइंड में चल रही होती है कि इतने पैसे दे के हम कैसे एग्ज़ाम देंगे और क्या हम फेल तो नहीं हो जाएंगे। सो दिस फोबिया ऑफ फेलियर इज़ ऑन देयर माइंड ऑलवेज। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताता हूँ मैं कि जब हम ग्रेजुएट हुए और ग्रेजुएशन के बाद हमने सोचा कि हम भी स्कॉलरशिप पे जाएं बाहर, तो मैंने गूगल पे लिखा कि लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स विद आउट आइल्स, राइट? So that gave me a plethora of lists. तो जब मैंने जिस भी लिंक पर जाता तो एट द एंड ऑफ द डे यही होता कि आपको आइल्स करना पड़ेगा। सो इंटरेस्टिंग। 2 दिन पहले मैंने सोचा कि चले स्टूडेंट्स को बताना है तो मैं खुद भी देखता हूँ कि लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स विद आइल्स एक प्रोफिशिएंसी एग्जाम है। जब मैंने वो लिखा तो इंटरेस्टिंगली गूगल ने तब भी मुझे वही जवाब दिया कि लिस्ट ऑफ स्कॉलरशिप्स विद आउट आइल्स। सो कहने का मतलब यह है कि आज क्योंकि गूगल आपकी जो सर्च है वो आपके पीपल के बेस पे करता है कि लोगों ने ज़्यादा सर्च क्या किया, तो इंटरेस्टिंगली आज से 10 साल पहले की जो रेटिंग थी लोगों की या ओपिनियन थी आज भी वही है, यानी कि हम लोग उसको चेंज ही नहीं कर पाए।
आज भी स्टूडेंट उतने ही खाइफ हैं इन प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम्स को देने के लिए जितने आज से 10 साल पहले थे। तो ये एक बहुत बड़ा फोबिया है। फोबिया क्यों है? क्योंकि आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है। आप लोग अगर देखें कि अगर आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस दे दी जाए और ये बता दिया जाए कि कौन सा एग्ज़ाम आप लोगों के लिए बेहतर है देना, तो आप लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा एग्ज़ाम अटैम्प्ट करना। ओके, इन एडिशन टू दैट आज हम क्या सीखेंगे? आज हम ये सीखेंगे कि कौन से लैंग्वेज एग्ज़ाम हैं जो कि आप लोग दे सकते हैं पाकिस्तान में रहकर, और देने के बाद आपके जो स्कॉलरशिप हैं उसका चांस बढ़ जाएगा। मोरओवर एक इंटरेस्टिंग चीज़ और भी है। अगर एक प्रोग्राम है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं, मास्टर्स प्रोग्राम है या पीएचडी प्रोग्राम है, उसको उस पे एप्लीकेबल मल्टीपल इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। यानी कि अगर एक एग्ज़ाम है, अगर एक प्रोग्राम है मास्टर्स का, तो उस पे आपको आइल्स भी वैलिड हो सकता है, उसमें आपका टोफल भी वैलिड हो सकता है, और उसमें आपका पीटीई भी वैलिड हो सकता है। तो अब कौन सा एग्ज़ाम सेलेक्ट करना है? हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह है कि हम दोस्तों पे चलते हैं। किसी दोस्त ने कहा कि आइल्स देना है तो हम आइल्स दे दें, किसी ने कहा कि पीटी देना है, तो हम लोगों की बातों पे बहुत चलते हैं। तो आज के सेशन के बाद आई होप कि आप लोग भी अपने फ्रेंड्स को और आप लोग भी खुद को ये कम से कम इस कन्फ्यूजन से निकाल लेंगे कि आपने कौन सा एग्ज़ाम देना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बड़ी इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर किसी के जहन में ये है कि वो आइल्स का इम्तिहान दिए बगैर बाहर चला जाएगा किसी डेवलपिंग कंट्री में, तो चांसेस आर क्वाइट ब्लीक। इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ डेज, क्योंकि आपको शायद किसी प्रोग्राम में एडमिशन तो मिल जाए, लेकिन ऐसा होगा कि जब आप एम्बेसी में अप्लाई करेंगे वीज़ा के लिए, तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज एम्बेसी की रिक्वायरमेंट अब आइल्स है, टॉफल है, पीटीई है, तो आपको अपनी प्रोफिशिएंसी को शो करना पड़ेगा। Recently, yesterday I came across a student, and she luckily got an acceptance letter from a professor in South Korea, and she also did a C2 South Korean language course. When she applied for the visa, her visa was simply rejected because the embassy said that you did not prove to be a genuine student. So आपकी जो स्टूडेंट की जो जेन्युइन केस है, वो ये भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम डिसाइड करते हैं। ओके, अब एक सादा सा सवाल, भाई हमने तो 16 साल की तालीम हासिल की, अंग्रेज़ी में तालीम हासिल की, वी हैव स्टडीड इन इंग्लिश, एंड वी हैव स्टडीड 18 years of our education from university, and we are going for PhD or masters. Why this is a requirement that you guys are still required to take an IELTS exam when the medium of instruction is in English? So this is quite a common questions pop in your mind, and what students do, आज भी स्टूडेंट एक काम करते हैं कि सर हमें बोनीफाइड सर्टिफिकेट मिल जाए यूनिवर्सिटी से जिसमें लिखा हो कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, तो विल दैट वर्क? तो ऐसा नहीं है। किसी ज़माने में a lot of countries used to offer master scholarship and admission on this requirement. For instance, Germany, I vividly remember कि जर्मनी जो है आपको सिर्फ इंग्लिश रिक्वायरमेंट अगर आपने मीट करनी है तो आप एक बोनीफाइड सर्टिफिकेट उनको अपनी यूनिवर्सिटी का प्रोवाइड करते थे, तो आपका एडमिशन हो जाता था, और एम्बेसी भी आपको किसी ज़माने में वीज़ा देती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपको अपने प्रूफ करना पड़ेगा कि आपकी ये प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में है। ओके, एक डॉक्टर साहब ने बात की थी, बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि आपको एक डाइवर्स कल्चर में आप जाते हैं और वहाँ जाके आपको डिफरेंट लोगों से मिलना पड़ता है। ये जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्ज़ाम है, ये ज़रूरी क्यों है? कंट्रीज़ ने ज़रूरी क्यों किए? इसकी वजह ये है कि जब आप किसी कंट्री में पढ़ने के लिए जाते हैं, मास्टर स्कॉलरशिप पे जाते हैं या पीएचडी पे जाते हैं या आप वैसे भी जाते हैं, तो कल्चर इतना डाइवर्स है, डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोग वहाँ आए होते हैं। इवन कि आपके इंस्ट्रक्टर जो हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं। सो वहाँ यहाँ क्या होता है पाकिस्तान में कि अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आपके टीचर आपको नेटिव लैंग्वेज में भी, उर्दू में भी कोई जोक क्रैक करके भी वो बात समझा देते हैं। लेकिन वहाँ तो जोक भी अगर वो क्रैक करेंगे तो इंग्लिश में करेंगे, तो इट विल बी क्वाइट एन अपहिल टास्क फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट जोक। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत पीछे रह जाता है। तो इवन व्हेन आई वेंट देयर एंड आई वाज अ प्रोफिशिएंट इंग्लिश, आई टुक आइल्स एग्जाम एंड आई क्लियर दैट आइल्स एग्जाम। वहाँ जाके भी मुझे काफ़ी थोड़ी दिक्कत ज़रूर महसूस होती थी जिस तरह वो बोलते थे।
तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वहाँ जाके जब आप प्रोफिशिएंसी एग्जाम क्लियर करके जाते हैं तो योर कॉन्फिडेंस लेवल इज एट स्काई, कि आपको पता होता है कि यार यस यू आर देयर, आप कोई एग्ज़ाम क्लियर करके आए तो आपको एक मोटिवेशन भी मिलती है। लेकिन अगर लकीली किसी को अगर ऐसा चांस मिल जाता है वहाँ जाने का और उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और स्कॉलरशिप पे चला भी जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जो कि चांसेस बहुत रहने के ऐसा कोई जा सके। सो ये एग्ज़ाम्स क्यों डिज़ाइन किए गए हैं? एग्ज़ाम इसलिए डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आपकी एबिलिटीज़ को जज किया जा सके और आप उस थ्रेशोल्ड पे पूरा उतरें जो उनका क्राइटेरिया, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द कोर पार्ट ऑफ आवर डिस्कशन। ये जो एग्ज़ाम है ये ज़िंदगी में आप जब भी किसी स्कॉलरशिप पे जाएंगे ये इन एग्ज़ाम से बाहर कोई एग्ज़ाम नहीं आएगा। ये वो एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपको कौन सा एग्ज़ाम चूज़ करना है। सो बहुत से लोगों को मालूम होगा कि आइल्स इज़ वेरी कॉमन, यू गाइज माइट हैव हर्ड। टॉफल का भी बहुत से लोगों ने सुना होगा। अब कुछ नए एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। पीटीई कम लोगों ने सुना है, उसके बाद ओईटी कम लोगों ने सुना है बिकॉज ये पर्टेनिंग टू मेडिकल प्रोफेशन एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेस के लिए है। फर्दरमोर ड्यूलिंगो, किसी अच्छे ज़माने में, कोविड के ज़माने में ये एग्ज़ाम ईजाद हुआ था, तो बहुत से लोग जो नहीं जा सकते थे यूके स्पेशली, उन लोगों ने इस एग्ज़ाम को यूटिलाइज़ करके चले गए क्योंकि उस वक्त आइल्स टॉफल दूसरे टेस्ट बैन थे कोविड के एरा में। अब हम बात करते हैं आइल्स की। एज यू ऑल नो कि आइल्स इन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये आप लोगों को ये बताना ज़रूरी है। आई वॉन्ट गो इन टू द पैटर्न, I won't go into the structure because we will do that some other time if there is some time. लेकिन आप लोगों को मैं ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आप अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आपको आइल्स एकेडमिक्स का एग्ज़ाम चूज़ करना पड़ेगा। There are two sorts of exam, academics and journal. आप लोगों को आइल्स एकेडमिक्स का जो इम्तिहान है वो चूज़ करना पड़ेगा। अगेन, अब ये जो आइल्स का एग्ज़ाम है ये भी 2 टाइप्स का है। एक है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक है पेपर बेस्ड टेस्ट। सो दीज आर 2 types of exam, these are 2 modes of exam. One is the computer based test and other is paper based test. कौन सा आप देंगे ये तो आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप कंप्यूटर पे बहुत अच्छे हैं, अगर आप किताबें किसी ज़माने बहुत अच्छी पढ़ते रहे हैं तो मे बी इट्स बेटर ऑफ दैट यू गाइज कैन गिव दिस पेपर बेस्ड एग्जाम। एनी हाउ, now there are 2 bodies which conducts this exam. One is AEO या IDP, the other one is British Council. अब स्टूडेंट्स के माइंड में सबसे पहले कंफ्यूजन जब हमारे पास आते हैं तो कहते हैं सर AEO ज़्यादा बैंड देता है या ब्रिटिश काउंसिल ज़्यादा बैंड देता है? सर हमने सुना है कि ब्रिटिश काउंसिल ज़्यादा बैंड देता है, AEO थोड़ा कम देता है, तो हम ब्रिटिश काउंसिल कर लें? वेल दिस इज जस्ट अ मिथ। बोथ दीज आर सेपरेट bodies but they have joined hands together in 2020. तो आपकी मर्जी है, आप ब्रिटिश काउंसिल से दे लें, आप AEO से दे लें, आपकी अंग्रेजी आपके स्किल्स अच्छे हैं तो आप दोनों को एस कर सकते हैं। देना तो आपको एक ही है लेकिन आप दोनों में से किसी एक को एस कर सकते हैं और आप अच्छा बैंड ले सकते हैं। ओके, अब कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं इस एग्ज़ाम को प्रेफर करती हैं? यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, South Korea, Germany. These are very popular countries which accept this exam, IELTS exam. Important चीज़, आजकल जो इस एग्ज़ाम का रेट है वो है 42,000. So it is quite high, so you need to prepare well. Okay, अब आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग जैसे कि मुझे पता लगा कि आप लोग यहाँ कुछ स्पेशल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं और कुछ साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। देखें, अगर आप मास्टर्स पे जाना चाहते हैं और आप स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आइल्ट्स के टोटल 9 बैंड्स हैं, हर मॉड्यूल का 9 बैंड्स हैं, यानी कि जब आप बैंड स्कोर करते हैं तो आपको एवरेज मिलती है उसकी। तो अगर तो आप मास्टर्स पे जाना चाहते हैं तो फिर तो 6.5 बैंड्स ओवरऑल विद नो लेस देन 6 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज आप स्टूडेंट ज़रा, आपकी जो फील्ड है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों को इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट चाहिए होगी।
अप्रॉक्सीमेटली 7 बैंड्स आप लोगों को स्कोर करना ही करना है इन स्पेशल एजुकेशन एंड साइकोलॉजी इन मास्टर्स प्रोग्राम। अगर हम पीएचडी की बात करते हैं तो नॉर्मल जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं उनको 7.5 बैंड स्कोर करना चाहिए ओवरऑल, और नो लेस देन 7 बैंड्स इन ईच मॉड्यूल। याद रखें, जब मैं कहता हूं कि किसी एक मॉड्यूल में उस थ्रेशोल्ड से कम नहीं आना चाहिए, अगर आपका उससे कम आ जाता है तो फिर ये आइल्स या कोई भी एग्ज़ाम एक्चुअली यू हैव टू रीटेक दैट एग्ज़ाम। इन एडिशन टू दैट, ये जो एग्ज़ाम है ये 2 साल के लिए वैलिड होते हैं, यानी कि अगर एक दफ़ा आप एग्ज़ाम दे लेते हैं तो फिर 2 साल के लिए आप सेफ जोन में, आप दुनिया की तकरीबन मोस्ट स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट ऑल स्कॉलरशिप्स में अप्लाई कर सकते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम एक चूज़ करके देते हैं तो 2 साल के लिए आप सेफ जोन में। सो वंस यू गिव दैट एनी एग्ज़ाम, सो यू आर सेफ, राइट। सो एंड वन एग्ज़ाम इज़ वैलिड फॉर मैनी प्लेसेस, राइट। ऐसे कोई है नहीं कि आप एक एग्ज़ाम देते हैं तो आप दूसरी जगह अप्लाई नहीं कर सकते उसकी बेस पे। सो नेक्स्ट इज़, सो या कमिंग टू द मॉड्यूल्स, देखें जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के, उनमें ये 4 मॉड्यूल्स तो मस्ट हैं। लिसनिंग, then we have writing and reading. Sometimes speaking is before the exam and sometimes it is after the exam. In case of IELTS, as we are talking, so usually जो है ये अगर तो आप पेपर बेस्ड एग्जाम दे रहे हैं तो एक दिन पहले होता है, एक दिन बाद होता है, तो ये इसका ये स्ट्रक्चर है। ओके, कंटिन्यूड। पॉपुलर स्कॉलरशिप्स जो कि आप विन कर सकते हैं, मास्टर स्कॉलरशिप्स या पीएचडी स्कॉलरशिप्स, वो जर्मनी में है डैड स्कॉलरशिप्स जर्मनी की, ये आप बड़ी पॉपुलर है। अगर आप आइल्ट्स करते हैं तो यू आर इन सेफ जोन, आप इजीली डैड स्कॉलरशिप्स जो है वो विन कर सकते हैं। एरास्मस मंडस स्कॉलरशिप है, ये भी आप विन कर सकते हैं। मोर ओवर साउथ कोरिया की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी आइल्ट्स रिक्वायर्ड करती हैं ऑलमोस्ट। सो इफ़ यू वांट टू गेट इनटू साउथ कोरिया और countries like that, you will have to do this exam. Yeah, of course, plethora of countries, European countries, they also accept IELTS exam. Like in Italy, you can go to Italy for master's program, so that there is no tuition fee, right? So आप वहाँ जा सकते हैं और आप later on scholarship मिल सकते हैं, लेकिन IELTS ज़रूरी है उसके लिए। इसी तरह PhD की Italian rainfall PhD scholarships हैं, वहाँ भी आपको IELTS ज़रूर चाहिए। तो IELTS is always going to enhance your chances for getting an admission and a visa subsequently. Sadly कुछ नुकसानात भी हैं इसके। IELTS एग्ज़ाम एसेंशियल तो है लेकिन एप्लीकेबल नहीं है अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के लिए। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन अमेरिका, अगर आप अमेरिका किसी स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं तो सैडली IELTS इज़ नॉट वैलिड। फर्दरमोर टर्किश सिस्टम, मतलब पॉपुलर टर्किश ब्रिसलरी स्कॉलरशिप्स टॉफल एक्सेप्ट करते हैं, आइल्ट्स एक्सेप्ट नहीं करते। टर्किश का जो हाई एजुकेशन सिस्टम है, यानी टर्की की बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स आती हैं इन एवरी फील्ड, एवरी ईयर यू मे सर्च, तो वो आइल्ट्स को नहीं मानते, वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट रिकग्नाइजेबल। या पीटीई और टॉफल को दे टेक। सो ये तो आइल्ट्स के बारे में था। नेक्स्ट हम बात करते हैं टॉफल के बारे में। सिमिलर एज आइल्ट्स, टॉफल इज़ एन एग्ज़ाम। जैसे आइल्ट्स कंप्यूटर बेस्ड भी था और पेपर बेस्ड भी था, टॉफल किसी ज़माने में पेपर बेस्ड था लेकिन अब ये प्योरली इंटरनेट बेस्ड यानी ये कंप्यूटर बेस्ड है। सो यू कैन ओनली अटेम्प्ट दिस एग्जाम इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद द कंप्यूटर। और अगर आप, ये क्यों है एग्ज़ाम, ये डिज़ाइन किया गया, वैसे तो जनरली जहाँ आइल्ट्स है एक्सेप्टेबल है वहाँ टॉफल भी चलता है, लेकिन ये एग्ज़ाम स्पेसिफिकली इफ़ यू वांट टू गो फॉर द स्कॉलरशिप इन कैनेडा और अमेरिका स्पेसिफिकली, देन दिस एग्ज़ाम इज़ देयर। Okay, it is a bit cheap than IELTS, but not as cheap. Furthermore, अब एक प्रॉब्लम है यहाँ, टॉफल का टेस्ट बहुत हार्ड है। टॉफल का टेस्ट IELTS की निस्बत बहुत ज़्यादा हार्ड है, और जैसे कि IELTS के कुछ मॉड्यूल्स होते हैं, टॉफल के भी कुछ मॉड्यूल्स हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ रीडिंग जो है कि रीडिंग के कुछ मॉड्यूल्स लेंथी होते हैं टॉफल के। आइल्ट्स में 3 अगर पार्ट्स हैं रीडिंग के, तो टॉफल के अंदर 5 पार्ट्स होंगे। और इसी तरह इसमें अगर आपने राइटिंग के एसेज हैं वो भी आपको लेंथी लिखने पड़ेंगे। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो टॉफल इज़ अ हार्ड एग्जाम एज कम्पेयर टू आइल्ट्स। ओके, फर्दर इट हैज़ 4 मॉड्यूल्स जस्ट सेम एज आइल्ट्स। यहाँ जो क्राइटेरिया है ग्रेडिंग का या स्कोरिंग का वो मार्क्स के ऊपर है,
यानी टोटल 120 मार्क्स हैं और 120 को चारों मॉड्यूल्स में डिवाइड किया गया है. सो दैट मेक्स इट 30 मार्क्स पर मॉड्यूल, राइट. सो अच्छी बात यह है कि इसमें मॉड्यूल्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसमें आप ओवरऑल 80-90 या जो रिक्वायर्ड स्कोर है वो अगर आप ले लेते हैं, सो यू आर देयर, सो यू विल बी एबल टू गेट द स्कॉलरशिप, राइट. व्हाई टॉफल व्हेन आइल्स इज देयर? अगेन आई मीन स्टूडेंट्स के माइंड में फिर क्वेश्चन आता है कि जब आइल्स मौजूद है तो टॉफल क्यों? तो सिंपल इज दैट टॉफल अमेरिकन यूनिवर्सिटीज 9 out of 10 अमेरिकन यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट दिस एग्जाम. एंड वेल अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आप लोगों ने फुल ब्राइट स्कॉलरशिप का नाम सुना है? फुल ब्राइट स्कॉलरशिप ऑलवेज रिक्वायर्ड टॉफल एग्जाम, राइट. सो या अगेन जो टॉफल की अच्छी बात यह है कि इसका मटेरियल इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है. वाई? क्योंकि ये इंटरनेट बेस्ड एग्ज़ाम है. सो अगर आप इजीली टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं, आपको मार्क्स भी पता लग जाएंगे उसी वक्त. आई मीन अगर आप एक मॉक टेस्ट एग्ज़ाम अटैम्प्ट करते हैं तो कम से कम रीडिंग और लिसनिंग में तो आपको पता लग ही जाएंगे कि उसके कितने मार्क्स हैं. ऑफ कोर्स इट इज़ हार्ड टू जज राइटिंग एंड स्पीकिंग. ओके, अब टॉफल और आइल्स में एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर ये है, आइल्स के इम्तिहान में तो आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ के राइट और रॉन्ग जवाब देना है. आई मीन देयर इज़ नो इन बिटवीन, देयर इज़ ऑलवेज 1 and 0. बट ये जो एग्ज़ाम है इसमें रियल टाइम सिनेरियो दिए जाते हैं, इसमें कॉन्टेक्स्ट दिया जाता है, कॉन्टेक्स्ट की बेस पे आपको जवाब तलाश करना है. सो यू नीड टू बी वेरी साउंड इन इंग्लिश in order to attempt. So it's not all about right or wrong. It's all about the context which matches the question and the answer, right? So it's a very balanced test. It is considered very balanced by the instructors and the students. Why? क्योंकि इसमें IELTS के इम्तिहान में तो एक अगर आप स्पीकिंग करें तो एक एग्जामिनर जो कि आपको इवेलुएट करें, यहाँ 3 से 4 एग्जामिनर आपको इवेलुएट करेंगे. सो देयर इज ऑलवेज गुड वे ऑफ स्कोरिंग मोर मार्क्स. अगेन फ़ायदे तो कुछ नुकसानात भी हैं. नुकसानात ये हैं कि अगर आपकी टाइपिंग अच्छी नहीं है, अगर आपका स्क्रीन टाइम अच्छा नहीं है, तो सैडली ये एग्ज़ाम आप लोगों के लिए नहीं है. बिकॉज द मोर स्लो यू आर, द मोर टाइम you are going to waste on the computer and the modules, and in the end you will not be able to ace the exam. So if you are bad in typing, please do not go for this test. Yeah, if you don't have a good computer skills, yes, if you don't have a good computer skills, please develop good computer skills from now onwards so that you may be able to pass this exam with flying colors, right? Yeah, sometimes this exam can go for 5 hours. I mean, you imagine you have to sit in front of the computer for the 5 hours. So yeah, you need a good stamina as well. So at least I can't sit 5 hours in front of the computer. So yeah. So okay, so this is not all about grammar, vocabulary. You need to be very sound in English. That's in a nutshell. You need to be very sound in English if you want to attempt this exam. Confused? TOEFL or IELTS? Interesting. You guys are not confused. That means I am able to make my point to you guys, right? Okay, but still, I would need to tell you, if you have option, surely go for IELTS. That's not because I went for IELTS. That's not because most of the people in the country go for IELTS. That's because it's relatively easy and it's paper based as well. So you have option of a paper based. आप सारी उम्र इम्तिहान जो है वो पेपर्स पे करते रहे हैं, तो कैसा लगा जब आप ऑनलाइन मोड पे आए थे? So yeah, so that's the way. So it is difficult. So आप लोग कन्वेंशनल वे है, लेकिन कुछ लोग जो डेफिनेटली जो फ्रीलांसिंग करते हैं, कुछ लोगों का जो स्क्रीन टाइम ज़्यादा है कंप्यूटर के ऊपर, दे कैन एक्चुअली go for this exam. There is no harm. I mean, it's an exam. You need to be prepared well. You need to prepare well to ace this exam. So there is no rocket science. Okay, fine. अब मजबूरी है कि भाई अगर टॉफल चाहिए, अगर आपने अमेरिका जाना है स्कॉलरशिप पे, तो फिर टॉफल करना पड़ेगा. I mean, there is no way out. There is no way escape. करना है तो फिर करना है, right? So all in all, please don't get confused. Go for IELTS exam, not because I said. If it is easy accessible for you, go for that. But if the requirement is TOEFL, you have to go. तो ये तो थे बहुत ही पॉपुलर एग्जाम. अब कुछ आपके दोस्त आपको कहेंगे कि, या कुछ रिलेटिव जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं वो कहेंगे, यार PTE कर लो, वो अच्छा है, आसान है, उसको कर ले, वो इजीली आपको बैंड पे अच्छा दे देगा.
ऐसा नहीं है। PTE जो है वो टेस्ट है स्टडी के लिए, पेयरसन इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, और एक्सेप्टेड है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके गवर्नमेंट, दे एक्सेप्ट दिस। लेकिन अगर आप देखें तो कितनी कम तादाद है, अप्रोक्सीमेटली 3000 यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट दिस एग्ज़ाम। तो और इसका रिजल्ट 48 आवर्स के अंदर आ जाता है। सो लग रहा है कि बहुत आसान है, लेकिन एक चीज़ है जिससे आपको बहुत मुश्किल लगेगा। ये 2 आवर्स कंप्यूटर बेस्ड है, फ्रेंडली टेस्ट इन्वायरमेंट है, अभी भी बहुत अच्छा लग रहा है, और स्ट्रेट फॉरवर्ड बुकिंग है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड बुकिंग है, नो प्रॉब्लम। अब मॉड्यूल्स भी वो हैं और इसकी जो स्कोरिंग है वो भी वो है, बड़ी सिंपल है। बट ये ग्लोबल एक्सेप्टेड भी है, क्विक एग्जाम, फेयर स्कोरिंग भी है, नो एम्बिगस क्वेश्चन, वेरी इजी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इसके कुछ नुकसानात। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, बहुत लिमिटेड है इसको, आप ये कहीं भी पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड नहीं है, ठीक है, बहुत न्यू है, यंग है इस फील्ड में। और इसमें जो लिसनिंग और स्पीकिंग का एक्सेंट बहुत हैवी है। आई मीन दे टॉक इन ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट, सो इट इज़ रियली रियली हार्ड फॉर स्टूडेंट्स टू ग्रास्प दोज कॉन्सेप्ट्स, राइट? सो इट इज़ वेरी वेरी हार्ड। ओके, the recording of repeating listening can be difficult to comprehend because they use real time lecture in English. अच्छा, myth, कोई myth नहीं है, कोई fancy नहीं है, सब you need to be very good in English. Okay, मुश्किल क्यों है? एक तो ये स्लो टाइपर्स के लिए नहीं है, दूसरा ये है कि इसमें आपकी जो evaluation है वो प्योरली कंप्यूटर करता है. So there is no human interaction between you and the exam and you. So there is computer basically you evaluates you. So आपकी जो टोटल एवेल्यूशन है वो कंप्यूटर करता है, मशीन करती है, तो इसमें आपको कोई भी लग्जरी नहीं है कि आपको ज़्यादा स्कोर मिल जाएगा या ह्यूमन फैक्टर की वजह से कुछ सिंपैथी मिल जाएगी, राइट? So this is the problem. Okay, this exam is OET, Occupational English Language Test. Just I would ask you if you want, if your doctors want, if you have some acquaintance relative who wants to go to UK for working, this is exam. It's pretty simple. The more exam, it is a straightforward and profession specific exam. So this exam is not particularly for you guys, but if some of your relatives and friends are there. Yeah. Last, Duolingo. Duolingo exam जो है ये कोविड इरा में पॉपुलर हुआ, बहुत से लोग यूके जाना चाहते थे, डेट्स नहीं मिल रही थी उनको, तो दिस एग्ज़ाम वाज इंट्रोड्यूस्ड, बट इट इज़ वेरी न्यू. Approximately 1700 universities accept Duolingo, but I dare say that not all scholarships are being granted if you take this exam. So I would ask rather not going for this exams, rather prefer IELTS or TOEFL. So in a nutshell, if you want to take any exam, please research well. Please don't go for what others say. Please do not go. Research well. Take the exam which actually fits into your comfort level, right? If you're good with computer, take computer-based IELTS exam. If you are good in paper-based, take computer-based, take paper-based IELTS exam. If you want to go to, of course, USA, you need to take TOEFL exam. Yeah, if there is no option, please prepare well. There is no option, so you have to prepare well. So it's an exam in any ways. So thank you so much. This was from my side. Any questions, please, you guys can ask. I hope I made a lot of sense to you. Please. Sir, how frequent are these tests taken each year? Okay, the good news is that IELTS is being conducted every week. So the demand for this exam is so much that this exam is being conducted every week. And interestingly, every week both the organizations, British Council and IDB, conduct this exam. So you can take the date online. You can check the dates online, and then you can book your exam. And there you go. Any more questions, please? The duration. Pardon? Please tell the duration for which we can prepare ourselves. Yes, that is very important. See, for a normal student who is good in English, okay in English, who knows the tenses very well, it takes approximately 3 to 5 weeks to prepare well for these exams. Not more than that. But if someone is not good in English, like he or she doesn't know the tenses, he or she must first switch back and revise the basic, because in otherwise case there is no bluff. Please, this is very important. No institute, no academy will actually help you in acing this exam with flying colors if your English is not good.
and your basics are not strong. Yes, please. Sir, you mentioned South Korea. You have said that IELTS is nearly a requirement for all the universities there, but they do also have their topic test, their Korean language. Yeah, that's what I told you. Even if you clear that Korean test, the embassy is going to reject your visa. The embassy require IELTS. IELTS. This was being asked by, this was being told to me by yesterday by a student. So in any case, you cannot evade these language proficiency exam in life. If you want to settle abroad, you want to go abroad, you can't evade. ऐसा कोई shortcut नहीं है. Any more, please? Thank you.